हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले था कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि प्रथम नियम में कुछ सीमाएं थीं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अपन ने पढ़ा था, जिसके अंदर क्या था, ऊर्जा संरक्षण का नियम, जिसके अनुसार ऊर्जा ना तो नष्ट की जा सकती है ना ही उत्पन्न की जा सकती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित की जा सकती है। और फॉर्मूला क्या था, ऊष्मा इक्वल टू आंतरिक ऊर्जा प्लस किया गया कार्य, यानी जो ऊर्जा अवशोषित की जाती है वो निकाय के आंतरिक ऊर्जा और किए गए कार्य के बराबर होती है। तो आज अपन पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, जिसकी आवश्यकता पड़ी प्रथम नियम में कुछ लिमिटेशंस थी उस वजह से। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं। ऊर्जा संरक्षण होता है लेकिन परिवर्तन की दिशा और परिस्थिति नहीं बताता है। ठीक है, तो प्रथम नियम की कुछ सीमाएं थी जिस वजह से द्वितीय नियम की आवश्यकता पड़ी। तो प्रथम नियम में क्या क्या सीमाएं थी। प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम तो था, लेकिन उसमें परिवर्तन की दिशा और परिस्थिति नहीं बताई गई थी, या उसके द्वारा परिवर्तन की दिशा नहीं बताई जा सकती कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो रही है तो किस दिशा के द्वारा रूपांतरित हो रही है, यानी किस ओर से किस ओर वो प्रवाहित हो रही है। सेकंड है, अभिक्रिया पूर्ण होती है या नहीं, इसका भी प्रथम नियम के द्वारा पता नहीं लगाया जा सकता। तीसरा है, कितनी ऊष्मा कार्य में रूपांतरित होती है, इस ऊष्मा की अमाउंट का अपन पता नहीं लगा सकते प्रथम नियम की वजह से। तो इन सभी कारणों से क्या हुआ कि द्वितीय नियम की आवश्यकता पड़ी और द्वितीय नियम का प्रतिपादन किया गया। तो द्वितीय नियम है कि जैसे ऊष्मा हमेशा अधिक ताप से कम ताप की ओर प्रवाहित होती है, जैसे कि जल हमेशा उच्च तल से निम्न तल की ओर प्रवाहित होता है, उसी तरीके से ऊष्मा स्थानांतरण की दिशा और परिस्थिति को द्वितीय नियम के द्वारा समझाया जा सकता है। इन क्रियाओं को विपरीत दिशाओं में करने हेतु बाह्य बल की आवश्यकता होती है, जिसकी व्याख्या भी किसके द्वारा करते हैं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के द्वारा करते हैं। ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल यानी कि उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय तथा स्वतः यानी स्पॉन्टेनियस है या नहीं, इसका भी पता चलता है अपन को द्वितीय नियम से। तो इसमें बताया गया है प्रथम नियम की सीमाएं क्या क्या थी। ऊर्जा संरक्षण का नियम तो ये था, लेकिन इसके द्वारा परिवर्तन की दिशा और परिस्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता था। सेकंड था कि अभिक्रिया पूर्ण हुई है या नहीं हुई, ये भी प्रथम नियम के द्वारा पता नहीं लगा सकते। और तीसरी उसकी कमी थी कि कितनी ऊष्मा कार्य के रूप में रूपांतरित हो रही है, ये भी प्रथम नियम के द्वारा नहीं पता लगाया जा सकता है। इसलिए द्वितीय नियम का प्रतिपादन किया गया, जिसके अनुसार ऊष्मा जो होती है वो अधिक ताप से कम ताप की ओर प्रवाहित होती है। जैसे कि पानी हमेशा उच्च तल से निम्न तल की ओर प्रवाहित होता है। जैसे कि अगर अपन पानी को डालें किसी सरफेस पे, तो जहाँ उसकी ढलान होगी पानी उस तरफ ही जाएगा, यानी कि उच्च तल से निम्न तल की ओर जाएगा। इसी तरीके से ऊष्मा भी क्या होती है, अधिक ताप से कम ताप की ओर प्रवाहित होती है। जैसे कि मान लीजिए अपने पास गर्म पानी है, एक बोल में गर्म पानी है और एक में ठंडा पानी है, तो अगर अपन दोनों को मिक्स करते हैं तो ऊष्मा क्या होगी, गर्म पानी से ठंडे पानी की तरफ प्रवाहित होगी, यानी कि अधिक ताप से कम ताप की ओर प्रवाहित होगी। और सेकंड नियम के द्वारा क्या होता है, सेकंड लॉ के द्वारा अपन उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय और स्वतः यानी कि रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और स्पॉन्टेनियस तीनों तरीके के प्रक्रमों को समझा सकते हैं। ठीक है, फिर इन क्रियाओं को विपरीत दिशा में करने हेतु बाह्य बल की आवश्यकता होती है। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स होता है, इसकी व्याख्या भी अपन किसके द्वारा करते हैं, द्वितीय नियम के द्वारा। फिर है कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कई सारे जो है डिफरेंट आपके स्टेटमेंट दिए गए। कई बार ये स्टेटमेंट भी पूछ लिए जाते हैं। तो पहला है केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट। कई बार ऐसे कैसे कंपटीशन एग्जाम में स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं और इसके द्वारा क्या करते हैं, आपको पूछ लिया जाता है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था सेकंड लॉ के लिए। तो सेकंड लॉ के लिए मेन 3 स्टेटमेंट दिए थे, 3 अलग अलग वैज्ञानिकों ने, केल्विन और प्लैंक ने, क्लॉसियस ने और प्लैंक ने। तो पहला है केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट। इसमें है, ऐसी मशीन बनाई जानी असंभव है जो
चक्रों में चले तथा कार्यशील निकाय में बिना परिवर्तन के एकल पिंड द्वारा अवशोषित की गई हो और ऊष्मा को पूर्ण रूप से कार्य में बदल दे। ये तीनों स्टेटमेंट एक ही बात बता रहे हैं, जो कि है द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन अलग अलग तरीके से बताया गया है, लेकिन तीनों का जो सार है वो एक ही है। तो पहला है केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट, ऐसी मशीन बनाई जानी असंभव है जो चक्रों में चले तथा कार्यशील निकाय में बिना परिवर्तन के एकल पिंड द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा को संपूर्ण कार्य में बदल दे। यानी कि ऐसी मशीन बनानी असंभव है जो ऊष्मा को ग्रहण करे और ऊष्मा को पूरा पूरा क्या कर दे, कार्य के अंदर रूपांतरित कर दे, यानी कि 100% एफिशिएंसी। ठीक है, कुछ कार्य जो होता है वो अन्य बलों में भी या फिर अन्य चीज़ों में भी क्या होता है, थोड़ी ऊष्मा जो है वो अन्य चीज़ों में भी निकल जाती है। पूर्ण रूप से ऊष्मा को कार्य में रूपांतरित करने वाली मशीन बनानी असंभव है, तो केल्विन ने ये बताया। नेक्स्ट है क्लॉसियस का कथन, ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहती है, ऐसा ताप में अंतर के कारण होता है। ऊष्मा निम्न ताप से उच्च ताप की ओर तब तक नहीं बह सकती जब तक कि कोई बाह्य बल या बाह्य साधन का उपयोग ना किया जाए। ठीक है, आप सभी को पता है, जैसे मैंने अभी बताया कि ऊष्मा जो है वो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहती है, यानी अगर अपन गर्म पानी और ठंडे पानी को मिलाते हैं तो ऊष्मा जो होती है वो गर्म पानी से ठंडे पानी की तरफ प्रवाहित होती है और फिर टेम्परेचर दोनों का नॉर्मल हो जाता है या सेम हो जाता है। तो क्लॉसियस ने भी यही बात बताई कि उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहना असंभव है और तब तक नहीं बह सकती जब तक कि कोई बाह्य बल ना लगाया गया हो, यानी कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाने से ही क्या होगा, वो ऊष्मा जो है वो निम्न ताप से उच्च ताप की ओर बहेगी। तो इन्होंने बताया कि किसी बाह्य सहायता के बिना किसी स्वतः क्रिया मशीन हेतु कम ताप वाले पिंड से अधिक ताप वाले पिंड की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण असंभव है। ठीक है, तो इन्होंने भी वही बात कही है लेकिन अलग तरीके से। फिर लास्ट स्टेटमेंट है इसमें प्लैंक स्टेटमेंट। इन्होंने बताया कि ऐसी मशीन को बनाना असंभव है जिसमें कि एक चक्र में परिपार्श्विक में परिवर्तन किए बिना ऊष्मा को कार्य के समतुल्य परिवर्तित किया जा सके। तो इन्होंने भी सेम बात कही है कि ऊष्मा को पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, लेकिन इन्होंने क्या बताया कि ऐसी मशीन बनाना असंभव है जिसमें कि एक चक्र में परिपार्श्विक में परिवर्तन किए बिना ऊष्मा को कार्य के समतुल्य परिवर्तित किया जा सकता है, यानी कि ऐसी मशीन बनाना असंभव है जिसमें कि ये किया जा सकता है। अब परिपार्श्विक क्या है? परिपार्श्विक होता है आपके, एक तो होता है आपके निकाय और एक होता है परिपार्श्विक। निकाय तो वो होता है वो सिस्टम या वो जगह, वो स्थिति या परिस्थिति जिसमें कि अपन ऊष्मा गति की अध्ययन करना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि अपने जो रिएक्शन करा रहे हैं या जो भी अपन प्रयोग कर रहे हैं, जिस परिस्थिति में या जिस स्थिति में जिस जगह पर अपन कर रहे हैं वो तो होता है निकाय। और उसके अलावा पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है, उस निकाय के अलावा पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरा जो एनवायरनमेंट है वो क्या कहलाता है? उसका परिपार्श्विक कहलाता है। यानी निकाय तो होती है छोटी वस्तु और परिपार्श्विक होता है पूरा ब्रह्मांड निकाय को छोड़कर। ठीक है, तो ये था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसमें कि अपन को पता चलता है कि ऐसी मशीन बनाना असंभव है जो ग्रहण की गई ऊष्मा को पूर्ण रूप से कार्य में बदल दे, जिसके लिए कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग कथन दिए थे और सबसे सही कथन क्लॉसियस का माना जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। ठीक है, तो ये था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थैंक यू।